द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट गद्दार निकला, उसने देश के साथ गद्दारी की है। वो आरएसएस का एजेंट भी था। तो अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आरएसएस एजेंट जो वैज्ञानिक भी था, ये किस तरीके से भारत की उन खुफिया बातों को लीक करता था, क्योंकि साइंटिस्ट था, डीआरडीओ में काम करता था। और इस पर आरोप ये है कि ये जो है यहां की बातें वो पाकिस्तान सेंड करता था, यानी पाकिस्तान के एक एजेंट पर, खूबसूरत एजेंट कह सकते हैं इसके लिए, उस पर यह फिदा था। ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। एटीएस की जो चार्जशीट निकलकर सामने आई उसमें यह बात निकलकर सामने आई, और किस तरीके से ये वहां पर मतलब आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो खुफिया जानकारी होती है वो साझा कर रहा था, देश के साथ गद्दारी कर रहा था एक आरएसएस का कार्यकर्ता। देखिए, बाकायदे ये आज तक ने लिखा है कि पाकिस्तान के खूबसूरत एजेंट पर फिदा था डीआरडीओ का साइंटिस्ट, महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट में हुआ खुलासा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की महिला एजेंट पर फिदा थे। हनी ट्रैप के मामले में फंसे हुए थे। अब फंसे थे या खुद फंस गए, 18 साल से नीचे तो नहीं है, 18 साल से ऊपर के हैं, वयस्क हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, किस पद पर है। आरएसएस के कार्यकर्ता थे। इनका भी मैं आपको बयान भी थोड़ा सुनाऊंगा, जिस आरएसएस में किस तरीके से मतलब बयानबाजी भी करते थे, मंचों पर जाकर भाषण भी देते थे, वो भी दिखाएंगे। उसने कुरुकलर को कई अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे थे। उसने बातों में फंसाकर भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में बात की थी। पुलिस ने चार्जशीट में कई बातों खुलासा किया है। बीते दिनों महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर को पुणे से गिरफ्तार किया था। कुरोलकर डीआरडीओ में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई। इस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस मामले के आरोप पत्र में कहा गया है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर पाकिस्तानी महिला एजेंट के प्रति आकर्षित थे। उस महिला एजेंट ने अपना नाम जारा दासगुप्ता बताया था। आरोप पत्र के अनुसार पाकिस्तान के एजेंट ने साइंटिस्ट प्रदीप कुरोलकर से डिफेंस प्रोजेक्ट के अलावा भारतीय मिसाइल सिस्टम के बारे में भी बात की थी। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोध दस्ते यानी कि एटीएस ने पुणे में रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी कि डीआरडीओ की लैब के निदेशक कुरोलकर के खिलाफ पिछले हफ्ते कोर्ट अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। कुरोलकर को 3 मई को आधिकारिक गोपनीयता के एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब कुरोलकर न्यायिक हिरासत में है। दरअसल आरोप पत्र में कहा गया है कि कुरोलकर और जारा दासगुप्ता व्हाट्सएप मैसेजिंग के साथ साथ वॉइस और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में थे। जारा दासगुप्ता ने खुद को ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया था। उसने साइंटिस्ट को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजे थे। एटीएस ने आरोप पत्र में कहा कि जब इस मामले में जांच की गई तो उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का निकला। साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसाने वाली पाकिस्तानी एजेंट ने ब्रह्मोस लॉन्चर, ड्रोन, यूसीवी, अग्नि मिसाइल लॉन्चर और मिलिट्री ब्रीजिंग सिस्टम समेत अन्य चीजों के बारे में संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि कुरोलकर पाकिस्तानी एजेंट के प्रति आकर्षित थे। कुरोलकर ने डीआरडीओ की संवेदनशील जानकारी अपने फोन में ली और फिर कथित तौर पर जारा के साथ शेयर की। कुरोलकर ने सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलों, सैम, ड्रोन, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल लॉन्चर्स और यूसीवी सहित कई प्रोजेक्ट के बारे में भी बातचीत की थी। एटीएस के मुताबिक साइंटिस्ट कुरुकलर और पाकिस्तानी एजेंट जून 2022 से दिसंबर 2022 तक संपर्क में थे। कुरुकलर की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने के बाद डीआरडीओ द्वारा जांच शुरू करने से ठीक पहले कुरुलकर ने फरवरी 2023 में जारा का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद एक अन्य अननोन भारतीय नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें कहा गया था, आपने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया। आरोप पत्र में कहा गया कि चैट रिकॉर्ड में यह भी पता चला है कुरुकलर ने अपने पर्सनल कार्यक्रम और जगहों के बारे में भी जानकारी एजेंट से शेयर की थी, ये जानते हुए भी कि वो जानकारियां किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए थी। ये काम उस शख्स ने किया था, प्रदीप ने। आप समझिए, आप अकॉर्डिंग टू एटीएस, जो एटीएस ने इसमें चार्जशीट लगाई है, बाकायदे मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट भी किया है कि किस तरीके की चीज़ जो है वो की गई है, कैसे जो है भीतरघात किया गया है। आप समझिए, ये शख्स जो आप स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने देश के साथ गद्दारी की है, देश की उन खुफिया जानकारियों को साझा किया है जिससे बहुत बड़ा नुकसान देश को हो सकता है। लिखा है कि एटीएस की चार्जशीट के अनुसार डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर ने ब्रह्मोस, अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर, सतह से मार करने वाली मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, रुस्तम यूएवी, मेंटर मिसाइल, राफेल सिस्टम, एके आग्नेयास्त्र, एस्ट्रा मिसाइल, रक्षा ड्रोन के बारे में वर्गीकृत जानकारी लीक की है। एक पाकिस्तानी जासूस जारा दासगुप्ता, आप समझिए, इससे ये सब कुछ इसने मतलब लीक किया है, इसको भेजा है। ठीक है, मोहम्मद जुबैर ने बाकायदे ये जो है ट्वीट किया है, खबरें भी ट्वीट की हैं
कि भाभी को ब्रह्मास्त्र पसंद है। चार्जशीट हैज़ 203 विटनेसेस, मतलब 203 विटनेस की चार्जशीट है। डीआरडीओ साइंटिस्ट शेयर डिटेल्स और मिसाइल ड्रोन सिस्टम, मतलब ड्रोन सिस्टम मिसाइल्स की जानकारियां साझा की हैं। और नीचे मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया है जिसमें बाकायदे उस शख्स का एक भाषण है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वीडियो आप जरा देख लीजिए, ये वही शख्स हैं। लिखा भी है कि हियर इज द डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुकुलर इज इन आरएसएस यूनिफॉर्म, यानी आरएसएस के यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मोहन भागवत वॉज ऑन द स्टेज ड्यूरिंग दिस इवेंट इन 2018। ये 2018 के इवेंट की ये तस्वीर है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए आप बाकायदे ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप हैं जिन्होंने एक खुफिया, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक लड़की थी उससे ये प्रभावित हो गए, महिला से प्रभावित हो गए थे, आकर्षित थे और भारत की जो खुफिया जानकारियां थी उनको साझा कर रहे थे। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अपने आप में घटना है। अब इसको अलग तरीके से भी लोग ट्रीट कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मनोज यादव लिखते हैं, फर्ज कीजिए अगर प्रदीप कुरुकलर की जगह अगर अपराधी कोई मुस्लिम होता, ये बहुत बड़ी बात मनोज ने लिखी है कि अगर वाकई में कोई मुस्लिम होता तो अब तक उसके पूरे खानदान को, पूरे कौम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता। लेकिन प्रदीप जो है वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, आरएसएस की ड्रेस में है। मोहन भागवत जिस कार्यक्रम में मौजूद है उस वक्त तो आरएसएस की ड्रेस में प्रोग्राम में शामिल हो रहा है। आप बताइए, क्या आरएसएस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या आरएसएस पर उंगलियां उठाई जाएंगी? क्या आरएसएस को बैन करने की बात की जाएगी? नहीं की जाएगी। मामले को दबा दिया जाएगा, मामले को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक आरएसएस का कार्यकर्ता, आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट था, जिसने ऐसी ऐसी जानकारियां साझा की, हनी ट्रैप में फंस गए, हनी ट्रैप में फंस गया, मतलब एक लड़की के जाल में फंस गया। यानी आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के लोगों की मानसिकता कैसी होती है। हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि अगर इसी जगह कोई मुसलमान होता तब तक ना जाने क्या क्या कहा जाता उसको, आतंकवादी है, ये है, वो है, जिहादी है, फलाना है, ढिमकाना है, अजीब अजीब शब्दों से उसको नवाजा जाता। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। बाकायदे लिखा है, हमारा मीडिया आज एक पूरी कौम को गरिया रहा होता, मतलब गालियां दे रहा होता और लोगों को बताता कैसे हमारे बीच रहकर कुछ खास समुदाय के लोग देश को खोखला कर रहे हैं। जिहादी डीआरडीओ नाम देता, ये देखिए बाद में लिख भी दिया, जिहादी डीआरडीओ। अब सब चुप रहेंगे क्योंकि अपराधी का नाम प्रदीप है और वो भी आरएसएस से संबंध रखने वाला है, इसलिए और भी शांति रहेगी। अनिश लिखते हैं, सावरकर की तरह प्रदीप कुरुलकर को भी देशभक्त साबित कर दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये सवाल भी लोग कह रहे हैं कि भैया इसको भी देशभक्त बना दिया जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे देशभक्त इनको भी कहना चाहिए, जैसे सावरकर को देशभक्त कहा जा रहा है। ये अलग तरह की टिप्पणियां हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिरकार किस तरीके से भारत देश की जो जानकारियां, जो अहम जानकारियां थी, उनको साझा किया गया, जिससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अपनी लोकेशन, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, एक आमतौर पर एक इंसान जो होता है उसको समझ में आता है कौन उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन उसके साथ जो है चीट कर रहा है, उससे सिर्फ जानकारियां प्राप्त कर रहा है। किसी से भी बात करने से जो है उसके साथ इस तरीके खुफिया जानकारी तो नहीं साझा करनी चाहिए। एक जो है काम करने वाला व्यक्ति भी समझता है। तो क्या इस तरीके से हनी ट्रैप में फंस जाते हैं? क्या आरएसएस के लोग ऐसे ही होते हैं? ये सवाल बहुत अहम है कि जिस तरीके से चीज़ें साझा की गई, जिस तरीके से बताई गई हैं, उससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देश में ये सब अगर होता रहेगा, देश सुरक्षित कैसे रहेगा? देश की खुफिया जानकारियां अगर दूसरे देश में जाती रहेंगी, खासतौर पर पाकिस्तान में जाती रहेंगी, तो देश सुरक्षित कैसे होगा? क्या आरएसएस वाले लोगों को, जो आरएसएस की विचारधारा से हो, इनको ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां कुछ सीक्रेट होता है, जहां सीक्रेसी होती है, वहां नहीं रखना चाहिए। इससे तो यही बात साबित होती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।